बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे को लगी है गोली मारकर हत्या की गई है। 2 अज्ञात हमलावरों ने मारी है गोली लगने से आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे की मौत हुई है। शहर के मोची बाजार में शनिवार रात 2 बदमाशों ने आरएसएस के नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें, गोली शख्स के सिर में लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी वारदात स्थल पर पहुंच गए हैं और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ नेता बलदेव राज अरोड़ा का बेटा नवीन अरोड़ा शहर के मोची बाजार में मनियारी की दुकान चलाता था। शनिवार रात को वह दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था तो वहीं 2 शातिर आए और उस पर गोलियां दाग दी। नवीन के सिर पर गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आपको बता दें, पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, जहां आरएसएस वर्कर पर उस वक्त हमला किया गया जब वे अपने घर की ओर जा रहा था। तो अज्ञात हमलावर के अटैक में मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे की पहचान नवीन अरोड़ा के तौर पर की गई है। इस सनसनीखेज घटना के बाद शासन से लेकर प्रशासन तक एक्टिव हो गया है। पंजाब पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाने का भी दावा किया है। साथ ही आपको बता दें, इस कांड से एक तरफ जहां स्थानीय कारोबारियों में रोष भी देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है। वहीं आपको बताया जा, जानकारी के अनुसार पंजाब के फिरोजपुर में 2 अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी है। जहां बुधवारा वाला मोहल्ले के पास नवीन अरोड़ा को घर जाते समय गोली मारी गई है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार छाबड़ा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राकेश, आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे को गोली मारी गई है, खुलेआम गोली मारी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? राकेश अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपकी? राकेश बोलिए। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे कि कल रात को जो है आरएसएस के बेटे बलदेव अरोड़ा का बेटा जो है दुकान बंद करके अपने घर को लौट रहे थे, तो 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने गोली मारी और गोली उनके सर पे लगी और उनकी मौके पे ही मौत होगी। और जैसे ही मौत की सूचना मिली तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुंचा और मामले की जांच करी। और आपको बता दें कि फायरिंग करने के बाद जो है आरोपी हैं वहाँ से भागे और काफी दूर भागे हैं। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि वो कहाँ गए हैं। इस चीज का अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है चरमरा गई है, तो उसको लेकर जो है हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में जो है मार्केट बंद करे या बाजार बंद करे। इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी जो एसएसपी डीएसपी है वहाँ पे मौके पे पहुंच के मुआयना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीर निकल के आती है। जी बिल्कुल राकेश, शुक्रिया। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे को गोली मारी गई। अब ऐसे में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या किसी से दुश्मनी थी? जी, आपको बता दें, अभी जैसे कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, अभी किसी तरह का कोई एंगल सामने नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस इस चीज के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता रही और उनके परिवार से भी हमने जो है संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मामला गंभीर है और सवाल बहुत है, लेकिन आने वाली तस्वीरों में पता चलेगा। और मे भी हो सकता है आने वाले 24 घंटे में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो खुलासा करे और अलग अलग टीमें बना के इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाली तस्वीरों में पता लगेगा क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल राकेश, खुलेआम गोली मारना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर पिछले दिनों में देखें तो जैसे अबोर में भी हुआ था, एक कारोबारी जो बड़ा नाम था उसको भी गोली मारी गई। तो आरएसएस के जो बेटे हैं उनको गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अभी इस मामले के ऊपर राजनीति भी गरमाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चाहे अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है,
जो हमेशा से आम आदमी को केस हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा कि आने वाली तस्वीरों में क्या निकल के आता है, कौन दोषी है, क्या एंगल था, वो देखना होगा अभी। जी बिल्कुल राकेश, चूंकि नवीन मृतक नवीन को गोली मारी गई है, ऐसे में वो दुकान चलाता था, दुकान से वो घर वापस जा रहा था, जिसके बाद दो शातिर उसका पीछा किए, उसके सिर पे गोली मार दी। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि उसके साथ के जो भी दुकानदार थे वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने आसपास में बात करने की कोशिश की है, जैसे कि वहाँ के आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ से तो यही नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि जैसे कि रात को दुकान बंद करके वो जा रहे थे तो अटैक हुआ, तो इस चक्कर में तो कोई भी दुकानदार सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आस पड़ोस के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई भी तर्क सामने नहीं आया। पुलिस भी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस ने आश्वासन दिलवाया है कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। बाकी आने वाली तस्वीरों में देखते हैं कि राजनीति और उनका परिवार और व्यापारी लोग क्या फैसला लेते हैं, वो आने वाली तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। राकेश, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? जी आपको बता दें कि जैसे कि दुकान बंद करके जा रहे थे, क्यों हुआ, कोई उनका पुराना झगड़ा था या कोई उनकी दुश्मनी थी या कोई अलग अलग एंगल है या उनका कोई किसी तरह का कोई एंगल है, ये चीज एंगल तो अभी पुलिस जो है गंभीरता से देख रही है। अलग अलग टीमें जो है आरोपियों को ढूंढ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जब आरोपियों ने इसके हमले को पूरा किया तो उसके बाद वहां से भागे। तो जैसे ही भागे तो पुलिस को जानकारी मिली, अलग अलग टीमें उनके पीछे भाग रही हैं। तो जैसे ही उनको धरपकड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है कि किसने करवाया, इसके पीछे कौन है और क्या वजह थी, क्यों करवाएगा, ये अभी सवाल बहुत है और आने वाले समय में इसके जवाब निकल के सामने आएंगे। जी राकेश, अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आया है? जी आपको बता दें कि जैसे आप बता रहे हैं कि अभी जो आस पड़ोस के लोग हैं वो नाराज है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, तो मीडिया को दूरी रखने के लिए बोल रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कोई भी मीडिया को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। और परिवार का जो कंडीशन है तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि परिवार का रो रो के बुरा हाल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा। तो जल्दी इसके ऊपर जो है नई तस्वीरें सामने आ सकती है, तब तक हमें इंतजार करना होगा। जी चलिए ठीक है, अगर विस्तार से जानकारी देने के लिए राकेश आपका धन्यवाद। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਉਮਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो ਉਹਦੇ सिर ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले पासे 2 गोलियां मारियां, जो लगदा ਉਹਦੀ मौके ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी ते उत्थे ਉਹਨਾਂ ने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर किए गए हैं दर्ज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर की है दर्ज। यूजीसी एनएएसी पर कार्रवाई के आधार पर एफआईआर। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे हैं। फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी देते, जहां यूजीसी एनएएसी का कार्रवाई के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। फर्जी दस्तावेज को लेकर फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा देखा गया है। दिल्ली धमाके के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। अब ऐसे में आपको बताएं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा देखा जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर दर्ज किए गए। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें, यूजीसी एनएएसी का कार्रवाई के आधार पर एफआईआर है। तो ये पुलिस ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज भी मांगे, जिसके बाद दस्तावेज फर्जी निकले। तो ये फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दस्तावेज जहां फर्जी निकलने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज की गई है।
तो ये हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं दिल्ली से क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ गए। तो मेरा पहला सवाल मनोज आपसे ये, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा जहां दस्तावेज मांगा गया, जिसके बाद दस्तावेज जांचने में पता चला कि यह फर्जी था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बता दें, दिल्ली में जिस तरह से आतंकवादी जो गतिविधियां में कहीं ना कहीं सम्मिलित है यूनिवर्सिटी, और ऐसे में बता दें कि जहां डॉक्टर साइना की जब गिरफ्तारी की तो उनका भी जो यूनिवर्सिटी से निकलता हुआ नजर आया। और बता दें कि ब्लास्ट से 7 दिन पहले ही डॉक्टर साइना है, उन्होंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था, जो देश छोड़ के जाने की फिराक में थी। अगर कहीं ना कहीं समय रहते हुए ये हादसा हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब लगातार डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से हुई है। पर ऐसे में बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन पर भी सरकार की जो नजर है, सरकार अब जमीन की जो पैमाइश करवाई जा रही है कि जमीन किसकी जमीन थी और किसने खरीदी और क्यों खरीदी गई थी, इसकी भी जो जांच है वो करवाई जा रही है। पर ऐसे में बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर रखी है। ऐसे में बता दें कि बहुत चल रहा है। ऐसे में जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। जो आरोपी हैं, जो वांटेड जो आरोपी हैं, इनके साथ जो सम्मिलित थे उन लोगों की, जो डॉक्टरों की भी जो सूची है वो यहाँ बना ली गई है, और एक के बाद डॉक्टरों की जो धरपकड़ है वो यहाँ पर चालू है। जी बिल्कुल अली, चूंकि दिल्ली धमाके मामले में लगातार गिरफ्तारी जारी है, अब ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR भी दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए दिव्या, इस पूरे मामले में, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अभी तक 3 FIR हुई है। पहली FIR की गई है SI की तरफ से, जो कि खुद वहाँ चौकी इंचार्ज थे, जिनके सामने पूरी घटना घटी थी। ये ब्लास्ट वाली 2 FIR और इसमें दर्ज की गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ। एक तो गलत मानक पेश करने के आधार पर, दूसरा फर्जी तरीके से पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन था उसमें गलत मानक दिए जा रहे थे, फर्जी दस्तावेज दिखाए गए। यानी कि अब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होती नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में सीधे सीधे तार जुड़ते नजर जो आए हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही आए हैं, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, ये तमाम जितने प्रोडक्ट हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के हैं। इस यूनिवर्सिटी में ही आतंकवाद का अड्डा एक तरीके से कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अभी तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो इस कैंपस के परिसर के अंदर से ही हुई हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर जांच जारी है। लेकिन जो 2 FIR दर्ज की गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से, वो इसीलिए की गई है कि इसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा सके कि आखिरकार इसके तार दुबई में कहाँ से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से मोटी फंडिंग उनको हुई थी, क्योंकि करीब 100 एकड़ के आसपास की पूरी जमीन है जिसमें इन्होंने ये यूनिवर्सिटी तैयार की हुई है। लेकिन जावेद नाम का शख्स जो इसका संस्थापक है वो फिलहाल दुबई में है। लेकिन वो दुबई क्यों रहता है, क्या उसके पीछे का कारण है? क्योंकि दुबई से पाकिस्तान जाना बेहद आसान है दिव्या, इसीलिए ज्यादातर लोग पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान दुबई के माध्यम से ही तमाम बड़े बड़ी नीतियां बनाते हैं। लेकिन इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर मुजफ्फर, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन मिल रही है, उसका जो इनपुट है वो दुबई से मिल रहा है कि दुबई में ही है। और डॉक्टर शाहीन भी दुबई जाने वाली थी, पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था उसने, लेकिन उससे पहले ही ये तमाम मामला हो गया, जिसके बाद उसकी जो वहां नहीं जा पाई डॉक्टर शाहीन। तो अब ये आकलन लगाया जा रहा है कि ये दुबई पहुंचती गणतंत्र दिवस से पहले और उसके बाद कोई बड़ी प्लानिंग करने के बाद देश में बड़ा हमला करने की तैयारी थी। दिव्या जी बिल्कुल मनोज, यूनिवर्सिटी ने पहले अपना बयान भी जारी किया था, क्योंकि ATS 2 बार पहुंची थी जांच के लिए, तो बयान भी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि उनका किसी से, मतलब कोई किसी को नहीं पहचानते, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। अब ऐसे में फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। देखो, लगातार बता दें कि हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही थी, और जिसके बाद यूनिवर्सिटी का जो बयान आया है उसमें साफ उन्होंने डॉक्टर 14 नंबर 14 जब खोला गया, जिसमें ये उमर रहता था बराबर कमरे में, डॉक्टर जो कमरे डायरी बरामद हुई, जहाँ से डायरी के अंदर तमाम जो बात भी लिखी हुई है, उसको लेकर
क्राइम ब्रांच की टीमों ने जब गहन से जांच की तो एक के बाद एक जो परतें हैं वो हरकुला यूनिवर्सिटी से खुलती हुई नजर आई। और ऐसे ही बता दें, जो ब्रीजा गाड़ी जो बरामद हुई वो हरकुला यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी। जो रेड कलर की जो थी जो खदावली गांव से बरामद हुई से ही मौजूद मिला। पैसे में बता दें कि कहीं ना कहीं जो मास्टर माइंड था यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई प्लानिंग बनाई गई थी, जिसको लेकर बड़ा धमाका या बड़ा विस्फोट। बता दें कि के बाद जब दिल्ली के अंदर गाड़ी i10 जो गाड़ी थी i20 वो ठीक है, आप दोनों बने रहिए। इसी में से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कार ब्लास्ट साइट से 9 mm कैलिबर की 3 कारतूस बरामद की गई है। आम बंदूक में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं ये कारतूस। सूत्रों की माने तो आम बंदूक में ये कारतूस इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां कार ब्लास्ट साइट से 9 mm कैलिबर की 3 कारतूस बरामद की गई है। लगातार हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर अली हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अली, कार ब्लास्ट साइट से अब बड़ी जानकारी और आ रही है कि 9 mm कैलिबर की 3 कारतूस बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आम बंदूक में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इस कारतूस का नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने और दिल्ली पुलिस ने आईबी ने मिलकर हालांकि इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की पूरी जो कवायद है वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द डॉक्टर मुजम्मल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना स्थल से 3 कारतूस वो भी 9 mm के वहां से मिलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो कारतूस हैं ये प्रतिबंधित होते हैं। आम आदमी को अपने लाइसेंस पर भी ये 9 mm के कारतूस नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ या तो पुलिस या आर्मी या तमाम जो बड़ी सुरक्षा एजेंसी हैं उनको ये पिस्टल में कारतूस दिया जाता है। लेकिन ये कहां से वहां से बरामद हुए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के फिलहाल आईबी और एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि पता लगाने की कोशिश ये की जा रही है दिव्या कि ये कारतूस कैसे आए घटनास्थल पर, क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ है वहां से करीब 10 मीटर की दूरी पर ही ये 3 कारतूस बरामद हुए हैं। तो ये फिलहाल जांच का विषय है, जिसको लेकर के बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो कारतूस प्रतिबंधित हैं वो कैसे वहां तक आए, ये बड़ा सवाल है दिव्या। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, आपने जैसे सुना कि कार ब्लास्ट साइट से 9 mm का कैलिबर कारतूस बरामद हुआ है, जो कि बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा कर रहा है कि आम बंदूक में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं ये कारतूस। देखो, लगातार बता दें ये जो पूरा मास्टर जो प्लान है वो कहीं ना कहीं बनाया गया है। अभी जो हरियाणा की जो एजेंसियां हैं तमाम इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर ये कारतूस कैसे वहां तक पहुंचे। और जब ब्लास्ट के बाद जब पुलिस ने के बाद जो मानव अभिशेष थे वो आसपास के इलाके में लोगों को दूर दूर तक घरों को छतों पर मिले। और ऐसे में बता दें कि पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से लगातार सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी सामने आ रही है, जहां पर ये डॉक्टर जो उमर था वो गाड़ी से पहले ही फरीदाबाद के अंदर भी फोन चार्ज दुकान पर नजर आया था। और ऐसी वीडियो है वो कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आ रही है। लगातार जो हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात को जांच कर रही है कि और कौन कौन लोग इनके साथ। हरियाणा यूनिवर्सिटी से 3 डायरी इनके कमरे से बरामद हुई है, जहाँ से डायरी के अंदर जिस में लिखा है तमाम एजेंसियां कर रही है। और ऐसे में क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो पूरी हरियाणा यूनिवर्सिटी में आज भी मौजूद है। पर ऐसे में गहन से जो यूनिवर्सिटी के जो पूछताछ की जा रही है, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाला जा रहा है। जो इलाका है खंगाला जा रहा है। जितने भी मुस्लिम जो समुदाय के जो घर हैं, जो गांव है, उन की जा रही है कि आखिरकार इनके साथ सामग्री तो नहीं रखी। ऐसे में बता दो दुकानदार उसके लिए साथ ही दुकानदार से जो खुलासा उसके बाद आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो ऐसे में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो हरियाणा के नूरशहर और फरीदाबाद से होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अली, चूंकि सवाल अब ये उठ रहा है कि जब कार ब्लास्ट किया गया, कार ब्लास्ट करना था, तो फिर ये 3 कारतूस, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर फिर कारतूस की क्या जरूरत थी। देखिए, बड़ी बात यही है, आईबी और एनआईए के साथ साथ एटीएस, एसटीएफ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार 9 mm का कारतूस यहाँ तक कैसे आया।
दिव्या, क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधित कारतूस बाकायदा फ्रेश मिला है। फ्रेश इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के समय तमाम चीजें नष्ट हो गई, लेकिन ये कारतूस नष्ट नहीं हुए। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या चीजें, तमाम फिलहाल जांच का विषय है और उसकी जांच की जा रही है। लेकिन साथ के साथ 1000 सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार उमर मोहम्मद के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद में उसने पहले मोबाइल अपना ठीक कराया, उसके बाद मोबाइल चार्ज कराया, फिर वो कार से कहां कहां गुजरा, कैनाट प्लेस से आता हुआ फिर वो सुनहरी मस्जिद वाली पार्किंग पहुंचा। तो तमाम ऐसे भी और तार जुड़ने बाकी हैं दिव्या, जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि उमर के साथ जी बिल्कुल अली, आपको बहुत रोकना सारे चाहूंगी। लोग इसी ऐसे बीच हैं एक और जो बड़ी अभी खबर भी- सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 पर नया खुलासा अब हुआ है। जहां 20 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में दिखी थी कार, धमाके से पहले दिल्ली में घूमा था आतंकी उमर, इंडिया गेट कर्तव्य पथ भी गया था डॉक्टर उमर, कनाट प्लेस रेल भवन के पास दिखा था आतंकी उमर। तो बड़ी और अहम जानकारी इस टाइम आपको दे दे, बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 पर नया खुलासा हुआ। लगातार हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ बने हुए। अली, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 पर अब एक नया खुलासा सामने आ रहा है, जहां 20 अक्टूबर को बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी में कार दिखी थी, धमाके से पहले आतंकी उमर इंडिया गेट कर्तव्य पथ हर जगह घूम कर आया था। देखिए दिव्या, अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जिनमें लगातार जो फुटेज आ रही है वो यही आ रही है, जिससे साफ जाहिर है कि ये उमर पहले तमाम रैंकिंग की, उसने पहले देखा कौन सा इलाका सबसे बेस्ट रहेगा जहां मनोज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अंजाम दे सके। अली आप बोलिए। देखिए दिव्या, मैं यही कहना चाह रहा था कि 1000 सीसीटीवी कैमरे की जो खंगाले जा रहे हैं वो इसलिए खंगाले जा रहे हैं कि तमाम तत्व सामने निकल के आ सकें, क्योंकि पहले बाकायदा रैंकिंग की गई है। कनाट प्लेस से पहले कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन वाला एरिया, तमाम एरियो में कार घूमी, लेकिन उसको ब्लास्ट करने के लिए जो जगह चुनी गई थी वो लाल किले जैन मंदिर के सामने ही जगह चुनी गई थी। तो ऐसे तमाम अभी सबूत अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। इसी के मद्देनजर एक अपडेट और अपने दर्शकों को दे दें, जो डायरी बरामद हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के रूम से, उस डायरी में 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों के नाम ऐसे हैं जो बहुत नामी डॉक्टर हैं, और वो यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, अलग अलग स्थानों पर वो बड़ी पोस्ट पर तैनात हैं। उनके नंबर उसकी डायरी में कैसे पहुंचे, क्या उनका ताल्लुक है, ये फिलहाल जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ये भी माना जा रहा है कि इनके साथी थे जो अलग अलग स्थानों में रहकर के इनके लिए लोकल वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे, और सब ये जैश ए मोहम्मद के ही प्रोडक्ट हैं। जैश ए मोहम्मद का उपदेश सिर्फ यही है कि भारत में किसी भी हाल में जो है शांति न रहने दी जाए, अशांति रहने दी जाए, और